हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंद्रजीत कौर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक क्विक रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का पार्ट 3। ये जो नोट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये मेरी वेबसाइट easySST.in पर भी अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर भी इन्हें रीड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने जैसे देखा कि यूरोप में 1815 के बाद कंजर्वेटिव व्यवस्था लागू कर दी गई थी और ये जो कंजर्वेटिव्स थे ये सभी ऑटोक्रेटिक थे, यानी कि अपना विरोध सहन नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या किया था कि सेंसरशिप लगा दी थी, यानी कि प्रेस की आज़ादी छीन ली थी। कोई भी इनके खिलाफ लिख नहीं सकता था। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिल रही थी कि उन्हें अभी भी याद था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, अगर लोग चाहें तो रेवोल्यूशन कर सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन की यादें उनके दिमाग में ताज़ा थी, उनसे लिबरल नेशनलिस्ट को प्रेरणा मिल रही थी। और ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ये सेंसरशिप के अगेंस्ट थे। वो ये नहीं चाहते थे कि सेंसरशिप लगे और वो उनकी डिमांड क्या थी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए, प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। द रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। देखो, जो भी लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्हें दबाया जा रहा था, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस वजह से बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए, यानी कि छुप छुप के काम कर रहे थे, ओपनली काम नहीं कर रहे थे। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज इस्टेब्लिश की गई नेशनलिज्म के आइडिया को स्प्रेड करने के लिए और कंजर्वेटिज्म को अपोज करने के लिए, कंजर्वेटिज्म का विरोध करने के लिए और नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। अब जब हम क्रांतिकारियों की बात करते हैं, रेवोल्यूशनरीज की बात करते हैं, तो एक ऐसा ही क्रांतिकारी था जुसेप्पे मैज़िनी। वो इटालियन रेवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में हुआ। वो कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया। जब वो 24 ईयर ऑफ एज का था तो उसे देश निकाला दे दिया गया कि उसने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन की कोशिश की थी। उसने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, एक थी यंग इटली मर्सेल्स में और दूसरी यंग यूरोप इन बर्न। मैज़नी ने मोनार्की का विरोध किया। उसका जो विज़न था वो नेशंस को इस तरह से देखता था कि ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए देश होने ज़रूरी हैं। उसके मॉडल को फॉलो करके सीक्रेट सोसाइटीज़ जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी बनाई गई। जुसेप्पे मैज़नी मोनार्की का लगातार विरोध कर रहा था और उसका जो विज़न था वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का था। वो ये चाहता था कि सभी कंट्रीज़ जो हैं, स्पेशली इटली, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। जुसेप्पे मैज़िनी ने लगातार मोनार्की का विरोध किया और उसका ये विज़न था कि इटली जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होना चाहिए। उससे जो कंजर्वेटिव्स थे वो डरने लग गए। मेटरनिक जो एक कंजर्वेटिव था उसने जुसेप्पे मैज़िनी के बारे में कहा कि ये जो मैज़िनी है ये उनके समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। 1830 के बाद लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाने लगा और पहला जो रेवोल्यूशन हुआ ये फ्रांस में हुआ। जैसे कि आप सभी को ये पता है कि यूरोपियन समाज में ज़्यादातर जितने भी रेवोल्यूशन हुए, जो भी कुछ न्यू चेंजेस की शुरुआत होती थी वो फ्रांस से ही होती थी। तो पहली जो रेवोल्यूशन हुआ ये फ्रांस में हुआ 1830 में। तो क्या किया गया, इसमें जो बर्बन किंग था उसे पावर से हटा दिया गया।
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश की गई और लुइस फिलिप उसका हेड बनाया गया। मेटरनिक ने एक बार ये बात कही थी कि जब फ्रांस को छींक आती है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, यानी कि फ्रांस में जो भी घटनाएं हो रही थी उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद ब्रसल्स में भी एक रेवोल्यूशन हुआ। उसका नतीजा क्या हुआ कि बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से आज़ाद हो गया। इसके बाद एक और ऐसा इवेंट है जिसने यूरोप के पढ़े लिखे लोगों में भी नेशनलिज्म की भावना को भर दिया, वो थी ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस जो था वो मुस्लिम एम्पायर के अंडर था। उसने 1821 से स्ट्रगल करनी शुरू कर दी इंडिपेंडेंस के लिए। ग्रीक नेशनलिस्ट जो थे उन्हें सपोर्ट मिल रही थी दूसरे ग्रीक्स जो देश छोड़कर चले गए थे, और बहुत सारे वेस्ट यूरोपियंस से भी उन्हें सपोर्ट मिल रही थी जिन्हें पुरानी ग्रीक सभ्यता से हमदर्दी थी। वो लोग भी ये चाहते थे कि जो ग्रीस है वो आज़ाद होना चाहिए। पोइट्स और आर्टिस्ट्स ने ग्रीस की प्रशंसा की और उसे क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना जो है वो ग्रीस है। पोइट्स और आर्टिस्ट ने ग्रीक की स्ट्रगल के लिए पब्लिक सपोर्ट जुटाई। इंग्लिश पोइट लॉर्ड बैरन ने फंड इकट्ठे किए और बाद में वो लड़ाई लड़ने के लिए भी गया, जहाँ पे उसकी डेथ हो गई फीवर की वजह से 1824 में। फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिली 1832 अंडर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनपल। एक संधि की गई कॉन्स्टेंटिनपल की और ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल गई। 1832 में ग्रीस को आज़ादी मिल गई। स्टूडेंट्स, चैप्टर का अगला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। होप सो कि आप मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।